हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन समझ लो इसको। अगर आपने कॉन्सेप्ट कर रखे हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा सारी चीज़। थोड़ा बेसिक आपको आइडिया होगा कि मैं क्वेश्चन में तो आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें, क्या उसका बेसिक है, हर चीज़ समझाऊँगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपने शायद से पढ़ रखा हो तो आपको करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो लिखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये लिखा है, अब यहाँ लिखा नहीं है कौन सा कर्व है ये। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिस मतलब एक वेरिएबल पे पावर 1 एक पे 2, तो ये पैराबोला है। क्या है? दिस इज पैराबोला। और जिस पे पावर 1 होती है उस एक्सिस पे बनता है, यानी कि हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारा पैराबोला वाई एक्सिस बन जाएगा, ऐसे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और एक लाइन है एक्स इक्वल टू -1, एक है एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू -1 का मतलब है जहां पे भी एक्स -1 है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो। ये हमारी लाइन है एक्स इक्वल टू -1, और जहां पे भी एक्स 1 है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स इक्वल टू 1। तो आपसे ये बोला है, ये जो पैराबोला और ये जो लाइन है और एक्स एक्सिस, इनके बीच में बाउंडेड एरिया। तो पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस, तो क्या ये वाला एरिया हो जाएगा और क्या इधर वाला एरिया हो जाएगा। देख लो, दो एरिया दिख रहे हैं आपको। हालांकि दोनों ही एरिया पैराबोला के नीचे है, ये भी पैराबोला के नीचे है और ये भी पैराबोला के नीचे, तो हम एक साथ भी ले सकते हैं दोनों का एरिया। तो इसका मतलब अगर मैं, चलो पहले मैं अलग अलग ले लेता हूं। मान लो एक स्ट्रिप मैंने ये ले ली, -1 से यहाँ 0 है ना, 0 तक, और फिर 0 से 1 एक स्ट्रिप ये ले ली। इसको y2 dx बोल दिया, इसको y1 dx बोल दिया। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या करना होगा, जो टोटल एरिया हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, y1 dx लिमिट हो जाएगी -1 से 0 प्लस y2 dx 0 से 1। ये y1 y2 से अगर आपने पहली बार मतलब मुझसे पढ़ रहे हो तो y1 y2 मतलब y, ये y1 y2 इसलिए लिख दिया कि दो स्ट्रिप हमने लिए हैं। अल्टीमेट ये y है, तो y कहां से निकलेगा, ये y हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे -1 से 0 एक्स स्क्वायर dx, ये 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। अब देखो दोनों में ही कर्व सेम है, क्योंकि इसमें भी पैराबोला था और इधर भी पैराबोला था, तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, क्योंकि -1 से 0 है और 0 से 1 है, तो हम सीधा -1 से 1 भी लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर dx। बस इसको सॉल्व कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x³ / 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट इज -1। तो अपर लिमिट पहले 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 1/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो -1 का क्यूब / 3 आएगा, तो 1/3 -1 का क्यूब -1 और बाहर है माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली कर लेते हैं। तो आपको स्ट्रिप लेना बस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको बड़े आराम से समझ में आएगा हम स्ट्रिप लेते कैसे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये, हाँ, इनइक्वालिटी में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इनइक्वालिटी का क्या, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से समझना है, कुछ टफ नहीं होता इनइक्वालिटी में, बस आपको बेसिक पता हो। जैसे क्या, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन दिस। आपको यहाँ पे दो कर्व ढूंढने, एक ये और एक ये। ध्यान से देखो, दो इनइक्वालिटी है ना, तो अगर मैंने इसको और इसको लिया, y² < x और ये है x y। ठीक है, एक है x < y, एक है ये। तो आप ये इनइक्वालिटी से परेशान मत होना, आप समझ लो, पहले ये कंसीडर कर लो इक्वल टू वाला केस, यानी कि y² = x। फिर आप कहोगे सर ये इनइक्वालिटी का काम है, चलो वो बाद में देख लेंगे। ऐसे ही इसको कंसीडर कर लो पहले कि ये तुम्हारा x = y है। क्या तुमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं? कैसे, चलो करते हैं। ये एक पैराबोला है, क्योंकि पावर 1 है और जिस पे पावर 1 होता है उस एक्सिस पे हमारा पैराबोला बनेगा। तो भैया हमने बना दिया एक पैराबोला, बन गया पैराबोला। अब ये एक लाइन है x = y, क्योंकि दोनों की पावर 1 है। तो अब हम लाइन, मुझे पता है वैसे ये वाली लाइन जो होती है x = y वो ऑरिजिन से पास होती है। तो एक काम करते हैं, इस पैराबोला को और इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, यहां से एक्स वाई पता लग जाएगा, उस पॉइंट से पास करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम सॉल्व करने जा रहे हैं किसको, y² = x को और x = y को।
तो y को x रखना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार हमने x को 0 करा तो x 0 आ गया, और एक बार हमने x माइनस 1 को 0 करा तो यहाँ से x हमारा 1 आ गया। तो x आ गया 0 और x आ गया 1 के इक्वल, मतलब एक x हमारा 0 आ गया और एक हमारा x 1 आ गया। ठीक है, ये दो चीज रिजल्ट आ गए, मतलब दो रिजल्ट हमारे आ गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, अगर हमारा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आ गया है, अगर ये में रिजल्ट मिल चुके हैं, तो अगर x 0 है और x y इक्वल है तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? 0। और अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो x को 1 रखोगे तो y क्या आएगा? क्या y इक्वल टू 1 आ जाएगा? ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x को 1 लिया तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट तो ये हो गया 0,0 और 1,1 मान लेते हैं, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे y 1 है, तो ये पॉइंट मान लो 1,1 है। तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। अब आप बताओ इनमें बाउंडेड पार्ट कौन सा होगा? इधर तो होगा नहीं भैया, ये तो खुला पार्ट है, तो पक्का ये होगा। तो ये जो इनइक्वालिटी दी होती ये डिसाइड करने के लिए होती है कि कौन सा बाउंडेड पार्ट है, क्योंकि कहीं लिखा तो है नहीं, कुछ भी लिखा नहीं ना इन्होंने। तो पेपर में मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना होता कि हमने ये क्यों लिया, बस ये इनइक्वालिटी के थ्रू समझना है। तो आपको 99% क्वेश्चन में तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा कौन सा एरिया है, जैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन हम लॉजिक भी समझ लेते हैं। हो सकता है कभी क्या हो, मान लो, अब मैं इसलिए समझा रहा हूं, मान लो कभी सर्किल हो, ठीक है, और लाइन हमारी बन जाए, तो लाइन और सर्किल के बीच का इधर का भी एरिया हो सकता है और इधर का भी एरिया हो सकता है। उस केस में हमें पता होना चाहिए कौन सा एरिया है। इसमें तो साफ साफ पता लग रहा है ये वाला है, तो इसलिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमने ये एरिया क्यों लिया। इसको अब हम इनइक्वालिटी से समझेंगे। तो पहले तो आप लोग इतना बताओ कि आपको ये समझ में आ गया, पैराबोला बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, एरिया हमारा ये रहेगा बाउंडेड, लेकिन ये यही एरिया क्यों है वो हम थोड़ा इनइक्वालिटी से समझेंगे। कैसे समझेंगे? अगर आपने वो LPP वाला जो चैप्टर नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं, तो वही लॉजिक हमें यहाँ लगाना है। कैसे करते थे वहाँ पे? अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, वहाँ पे हम लोग कैसे करते थे, ठीक है, थोड़ा रिकॉल करते हैं चीज़ों को। अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू x है, देखो अगर ये 1,1 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा 0,1 है। ठीक है, अब ये मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल लेस देन x। अब मुझे ये समझना है कि इस पैराबोला के लिए हमारा जो एरिया आएगा, अब जैसे याद है आपको LPP वाले जो चैप्टर करते थे, जैसे एक लाइन बनाते थे, तो हम एक पॉइंट लेते थे रेफरेंस के लिए और ये देखते थे अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो हम बोलते थे हमारा एरिया इस साइड होगा, फॉल्स आ गया तो इस साइड होगा। कुछ याद आ रहा है? पॉइंट लेते थे, मैं याद दिलाऊं थोड़ा सा और। देखो जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो लाइन बना ली, फिर आप ऑरिजिन को रेफरेंस लेते थे और पुट करवाते थे वो पॉइंट, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करना है। तो सपोज करो ये पैराबोला है, मेरा पैराबोला ये है ये, तो इस पैराबोला का आंसर या तो इस साइड होगा इधर या उधर साइड होगा, ये दो कंडीशन होंगी कि नहीं होंगी, तो वही चेक करना है। तो देखना अगर मैं ये वाला पॉइंट रेफरेंस के लिए ले लूं 0,1, पुट 0,1, तो x 0 है और 1 रखा यहां पे, तो 1 लेस देन 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये तो फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब इस पैराबोला का एरिया ऊपर नहीं होगा, नीचे साइड होगा, यानी इसका एरो नीचे। ठीक है, अब आ जाओ लाइन पे, x लेस देन y, तो ये लाइन है, ये पॉइंट ले लो रेफरेंस के लिए, पुट 0,1, तो x 0 y 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो अगर इस लाइन का कंडीशन ट्रू आ रहा है नहीं इसी साइड, तो आप देख लो पैराबोला के नीचे लेना है, लाइन के ऊपर लेना है, तो क्या बाउंडेड पार्ट ये होगा? क्या ये होता है इनइक्वालिटी का लॉजिक। क्या समझाया? फिर सुनो, अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो पहले तो आप इक्वल टू लेके क्वेश्चन बना लो सब कुछ। अब ये देखना है कौन सा एरिया है, तो उस क्रम में कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं मैंने 0,1 ले लिया तो आप भी वही लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ठीक है 0,1 दिख रहा है इसलिए ले लिया। अगर ट्रू आया उसी साइड लेना है, फॉल्स आया तो अपोजिट। तो पैराबोला में हमारा फॉल्स आया तो पैराबोला का हमने नीचे साइड एरिया लिया, क्योंकि उस साइड हो नहीं सकता। लाइन हमारी ये है, लाइन में ट्रू कंडीशन है तो उसी साइड होगा,
तो लाइन के ऊपर पैराबोला के नीचे, तो क्या ये वाला पार्ट हमारा कॉमन होगा? चलो इतना मिल गया, अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब ये एरिया कैसे आएगा? तो आपको ऊपर वाले में से पहले तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पे 1 है, तो अगर आपने एक स्ट्रिप ली सिर्फ ये वाली, मान लो ये y1 है, y1 dx, तो उससे तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, क्योंकि पैराबोला ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, पूरा मिलेगा x एक्सिस के साथ। जब भी कोई स्ट्रिप लेते हो अब x एक्सिस से, तो पूरा एरिया मिल जाता है x एक्सिस से। लेकिन हमें ये वाला जो एक आपको ट्राइंगल सा जो दिख रहा है ना, वो तो चाहिए ही नहीं है, तो हमें नीचे वाला पार्ट एक माइनस करना पड़ेगा। तो ये मान लो y2 है और dx, यानी कि हमें क्या करना होगा, y1 dx में से माइनस करना होगा y2 dx को। और y1 बता दो क्या है, y1 हमारा पैराबोला पे लाई कर रहा है, p लिख देता हूं, और ये लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन लिख देता हूं, ये हमारा एरिया होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अब बस वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो देखो y1 पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y² = x, यानी कि √x, y की वैल्यू आएगी √x। अच्छा लिमिट भी लगा लो, 0 से लेके 1 तक, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 dx माइनस, ये आपका क्या है, लाइन है, लाइन की इक्वेशन थी y = x, तो y की वैल्यू x रख दो। ये y1 y2 से कंफ्यूज मत हो ना, y1 हमारा y है, ठीक है। चलो वे सिंप्लीफाई कर दो, √x का मतलब x की पावर 1/2, 0 से 1 माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहां पे अपर लिमिट रखोगे तो 1/2, लोअर लिमिट पे 0 आएगा। अपर लिमिट रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 अपॉन 3/2, लोअर लिमिट पे तो 0 हो जाएगा। तो ये ऊपर गया तो 2/3 आया, माइनस का 1/2, 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6, तो 4 माइनस 2 3 जा 6, तो क्या 1/6 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 1/6। आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर लें, स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन? तो ये इनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो मैंने समझाया, अगर आपको समझ में आया तो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो काम कर रहा हूँ इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाने का, तो वो चीज़ आपको समझ में आई हो। तो इसको नोट जरूर कर लो अच्छे से। अब जैसे नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द दिस कर्व। ये क्या है, कर्व लिखा है, इधर पावर 2 इधर 1 है, पैराबोला है, और ये क्या है, एक लाइन है। y की पावर 1 है, इसका मतलब y एक्सिस पे हमारा ये पैराबोला बनने वाला है, ठीक है। तो y एक्सिस पे हमने पैराबोला बना दिया, ठीक है। अब ये एक लाइन है और ये एक पैराबोला है, x² = 4y है, और ये एक लाइन है x = 4y - 2। अब ये लाइन देखो ऐसी है या ऐसी, उससे हमें क्या मतलब। अब ऐसे रैंडमली बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या किया करो, इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो, तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। उन 2 पॉइंट से लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी और पैराबोला में भी पता लग जाएगा कहां पे वो है 2 पॉइंट हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व किया करो। तो यहां से हम x किलो यहां पुट करके कर देते हैं, यहां पे x किलो पुट इस वाले में, तो 4y - 2 का होल स्क्वायर = 4y, यहां से y आ जाएगा, ठीक है। मैंने x को पुट कर दिया ये वाली वैल्यू, तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 16y², b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 8 × 2 16y, और इस 4y को भी LHS में ले आओ 0, 16y² माइनस का 20y प्लस का 4 = 0, 4 से डिवाइड कर दो तो 4y² माइनस का 5y प्लस का 1 = 0, तो 4 × 1 4 और 5 लाना है, तो 4y², तो माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 1 = 0, तो 4y अगर कॉमन लिया तो y - 1 माइनस 1 कॉमन लिया तो y - 1 = 0, तो एक ब्रैकेट में y - 1, एक ब्रैकेट में 4y - 1 = 0। तो एक बार हम y - 1 को 0 कर देंगे, एक बार 4y - 1 को 0 कर देंगे। तो y - 1 को अगर 0 करा तो y आ जाएगा 1 के इक्वल, और 4y - 1 को 0 करा तो y आ जाएगा 1/4 के इक्वल। तो y आ गया 1 के इक्वल और y आ गया 1/4 के इक्वल। तो यहां y पुट करके x निकाल लेते हैं। तो हमने y को अगर 1 पुट करा तो देखो x कितना आएगा,
x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस का 2, तो x आ जाएगा 2 के इक्वल। और y को अगर 1/4 पुट करा तो x इज इक्वल टू 4, y के लिए 1/4 माइनस का 2, तो 1 माइनस का 2 यानी -1। तो अगर x -1 है तो y 1/4 है, ये वाला पॉइंट आ गया। x अगर 2 है तो y 1 है, तो एक पॉइंट ये आ गया। तो x 2 मान लेते हैं 1 और ये 2, x 2 इधर है तो 2, 1, तो y मान लेते हैं इधर 1 है, तो ये 2, 1 एक पॉइंट हो गया। एक हमारा पॉइंट है -1, 1/4, तो -1 सपोज करो यहाँ है और 1/4 यहाँ है, तो ठीक है। तो इन दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ हमने कर दी, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -1, 1/4, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये लाइन है और ये पैराबोला है, तो ये वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, -1 पे और यहाँ पे 2 पे, ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 है। तो अगर आपने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली, मान लो ये हमने एक स्ट्रिप ले ली इधर, ये हमने एक सिंगल स्ट्रिप ले ली, y1 बोल रहा हूं इसको। तो इसमें क्या होगा, जब आप स्ट्रिप लेते हो तो x एक्सिस से पूरा एरिया आता है, यानी ये हमारी x एक्सिस है ना, तो हमें पूरा ये एरिया मिलेगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, पूरा एरिया मिलेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालना, हमें सिर्फ ये वाला एरिया पता करना है, ये वाला एरिया सिर्फ हमें, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया जो आपको ये दो दिख रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए भी हमें स्ट्रिप लेनी होती है। तो हमने एक स्ट्रिप ये ले ली इधर, ये जो पैराबोला के नीचे वाला पार्ट है, और ये पैराबोला के नीचे वाला पार्ट जो है वो इधर ले लिया, इसको y3 बोल दिया, इसको y2 बोल दिया, y2 dx। तो ये अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, यहां y1 लिखा है, ये dx लिखा है, ये y3 dx ले लिया और ये y2 dx। तो आपको क्या करना होगा, इसमें y1 dx में से माइनस करना होगा y2 dx को और y3 dx को, ये करना होगा आपको। y1 क्या है, y1 देखो ये लाइन है, क्या है, लाइन, लिख लो ये लाइन है। y2 क्या है, ये पैराबोला है, और y3 में भी क्या है, एक पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। अब लिमिट लगा लो, तो लाइन देखो यहां से स्टार्ट और यहां तक जा रही है, यानी -1 से 2, तो -1 से 2 लगा लो। पैराबोला ये वाला यहां से यहां तक है, तो -1 से 0, और ये 0 से लेके 2 तक है। अब हम कर्व की वैल्यू पुट करेंगे। इतना देखो क्या आपको इधर तक चीजें क्लियर हो रही हैं, यहां तक समझ में आ रहा सब कुछ, ठीक है। अब यहां से आप वैल्यूज पुट करना शुरू करोगे। तो देखो y1 हमारा लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, ये, यहां से y निकालो जरा, कितना आएगा, देखो x इक्वल टू अगर 4y - 2 है, इधर जाएगा x + 2 बनेगा, 4 से डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू आएगी यहाँ पे x + 2/4। हमें अल्टीमेट y को पुट करना होता है, ठीक है, -1 से 0, ये है पैराबोला ये है। तो यहां से अगर y निकालोगे तो कितना आएगा, x²/4, तो x²/4, और ये 0 से लेके 2, ये भी पैराबोला है तीसरा वाला। अब दोनों के अगर कर्व सेम है और लिमिट भी देखो -1 से 0 और फिर 0 से 2, तो आप इसको कंबाइंड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पहले आप इतना नोट करो, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं। तो ये आपका देखो, इस वाले में 4 कांस्टेंट में बाहर कर दो। अब आपको इंटीग्रेशन करना है -1 से 2 x + 2 dx, ठीक है। इसको मैं कंबाइन कर रहा हूं, -1 से सीधा 2 हो जाएगा, -1 सीधा 2, और ये x²/4 ऐसा हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो 1/4, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 2 का हो जाएगा 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस ये 4 बाहर कर दो कांस्टेंट टर्म है, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, और खुद से करना है यार कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हुई, आप पेपर में फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अच्छा 1/4 ये बाहर है। अब ऐसा देखो 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 प्लस 2 और इधर 2 रखा 4, तो ये आ गया अपर लिमिट में, बीच में माइनस। -1 पुट करा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2
-1 यहाँ पुट करोगे तो माइनस का 2 आएगा, -1/4। अपर लिमिट रखा तो 2 का क्यूब 8/3, बीच में माइनस, फिर -1 का क्यूब अपॉन 3, कुछ ऐसा आएगा यहाँ 1/4। ये डिवाइड करा 2 + 4, माइनस अंदर करा तो माइनस का 1/2 प्लस का 2। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं देखना, ये 2 आएगा, 2 + 4 6, -1/2 और +2, चलो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 1/4 8/3, ये -1 आएगा, ये प्लस कर देगा यानी 1/3। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ से 1/4, 6 + 2 8, 8 माइनस का 1/2, माइनस का 1/4, 8 + 1 9, 9/3। कैलकुलेशन करते जाओ, ठीक है। 2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 16 - 1 15/2, और ये है 1/4, माइनस ये 3 टाइम्स कट गया 3/4, तो 15/8 माइनस का 3/4। तो अगर हमने 8 एलसीएम लिया तो 15 माइनस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो क्या 9/8 आ जाएगा। और चांस की बात है हमारा आंसर एक बार में ही बिल्कुल सही आ गया, और यही इसका आंसर है। मैं लिख लेता हूँ हमेशा आंसर, देखो आंसर इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि देखो गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने मुझे शुरुआत में फॉलो करा है, मैं गलती किसी से भी हो सकती है। मान लो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कहीं गलती से माइनस का प्लस कहीं लिख दूँ, गलत हो जाएगा। लेकिन फिर फाइनल आंसर गड़बड़ हो जाए और मैं उसको ध्यान ना दूं और अगला क्वेश्चन करवा दूं, ये गलत होगा। इसलिए मैं हमेशा कॉपी में अपने पास आंसर, देखो आंसर लिखता हूँ, सॉल्यूशन नहीं लिखता हूँ। नहीं तो कुछ लोग कहें सर सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देख लो, आप देख सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब आंसर लिखे हुए हैं। आंसर इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि मान लो बाई चांस मेरा आंसर अगर 1/2 आया तो मैं वेरीफाई कर लूँ मैंने मिस्टेक कहाँ की है। मतलब ऐसा ना हो कि आपको मतलब आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है अगर उसका आंसर मैच नहीं करता ना, वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है उस चैप्टर में। इस बात को मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने आंसर यूज किए हैं। एनसीईआरटी अगर आपने मेरे साथ सॉल्व की, मैंने हमेशा एनसीईआरटी को साथ में रखा, क्योंकि देखो गलतियां किसी से भी हो सकती है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो गलतियां किसी से भी होती है, मैं तो मानता हूँ मुझसे तो होती हैं, ठीक है, मतलब हो जाती है गलती, लेकिन उसको सही टाइम पर सही कर दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लियर, तो इसलिए आप भी हमेशा याद रखो कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर मैच करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये नहीं कि बस इतना छोड़ दिया, ठीक है, अरे कर लेंगे नहीं, करो पूरा सॉल्व, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, लिखा है यूजिंग द इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस दिस लाइन एंड ये सर्कल। पहले सर्कल पे फोकस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 18, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, तो 18 है तो ये किसका स्क्वायर है, क्या ये 3√2 का स्क्वायर है। अच्छा मैंने स्क्वायर क्यों लिख लिया, क्योंकि अगर आपको याद हो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो होती है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3√2, तो भाई सर्किल बना लो, ये हमारा बन गया सर्किल। और रेडियस अगर 3√2 है यानी ये लेंथ हमारी अगर 3√2 है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 3√2, 0 होगा, ठीक है। अब एक लाइन आपको दिख रही है इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है, y इक्वल टू एक्स। अब ये y इक्वल टू एक्स बहुत कॉमन लाइन है, ओरिजिन से पास होती है। तो जब ओरिजिन से लाइन पास होना है तो एक काम करो ना, सर्किल को यानी सर्किल की जो इक्वेशन है ये और y इक्वल टू एक्स, इन दो कर्व को सॉल्व कर दो तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा पॉइंट कहां है, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है। तो चलो पुट करते हैं, y को x रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3। तो अगर x 3 है, x और y इक्वल है तो y 3 होगा, और अगर x -3 है तो y भी क्या होगा -3। तो 3,3 3√2 से थोड़ा पहले होगा, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 3,3, और -3,3 कहीं यहाँ हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपसे बोला था, अब ध्यान समझो, ये लाइन सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया, तो क्या हमें ये एरिया निकालना है, समझ रहे हो, क्या हमें ये वाला एरिया निकालना है, बताओ। पहले आप इतना आइडेंटिफाई करो कि हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, अब क्या करेंगे,
अब आपको ये देखना है, अब आपको इसमें ये देखना है कि ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर मैंने एक स्ट्रिप ली, मान लो ये स्ट्रिप ले ली, तो इसको y1 बोला और नीचे dx लिखते हैं, क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये स्ट्रिप यहां से लेके इस लाइन तक काम कर जाएगी, O पॉइंट से A पॉइंट तक काम कर जाएगी। A के बाद एक सर्किल आ गया, एक स्ट्रिप एक कर्व के लिए काम करेगी, तो ये काम करेगी O से लेके A तक। अब यहां पे सर्किल है, तो पहले तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो कि जो पहली स्ट्रिप है वो सिर्फ O से लेके A तक काम करेगी, ठीक है। इधर के बाद हमें एक और स्ट्रिप लेनी पड़ेगी जिसको हम y2 बोल देते हैं। उन दोनों को जब ऐड करोगे टोटल एरिया आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है एरिया टोटल होगा y1 dx प्लस y2 dx, ठीक है, y1 dx y2 dx। अब लिमिट लगा लो, y1 जो है वो 0 से लेके a तक काम करेगी और a का x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो ये हो गया 0 से 3। और y2 जो होगा इसी के आगे शुरू होगा, यानी 3 से लेके कहां तक, यहां तक जाएगा, और ये पॉइंट है 3√2, तो 3 से लेके ये 3√2 आएगा। अब y1 और y2 पुट कर लेते हैं, यहां से यहां तक है लाइन, तो लाइन की इक्वेशन है y = x, तो y1 की जगह तो x आएगा 0 से 3, और ये 3 से 3√2। ये y2 जो है वो यहां पे देखा जाए तो ये एक सर्किल है, और सर्किल की ये वाली इक्वेशन है, यहां से y निकालना पड़ेगा, तो निकाल देता हूं। देखो x² प्लस y² जो है वो 3√2 का स्क्वायर है, तो y² क्या होगा 3√2 का स्क्वायर माइनस x², तो स्क्वायर रूट कर दो, तो 3√2 का स्क्वायर माइनस x², ये हो जाएगा। अब यहां पुट कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 3√2 का स्क्वायर माइनस x² dx, चेक करो ये ठीक है, इधर तक ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इसका फॉर्मूला याद है आपको, √a² माइनस x² का क्या होता है, x/2 स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा वही रहता है, फिर प्लस का आता है a²/2 यानी कि 3√2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, कुछ ऐसा फॉर्मूला। आप एक बार फॉर्मूला चेक करें पहले तो। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे 3 है, लोअर लिमिट इज 3, ठीक है, चेक करो यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको नोट कर लो, इतना मैं साइड में बस कैलकुलेशन करके आपको ये दिखाता हूँ। अब देखो जब इसमें अपर लिमिट पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 आएगा, लोअर लिमिट पे तो ये 0 हो रहा है, प्लस इस पे आ जाओ। जब आप 3√2 पुट करोगे तो यहाँ पे जब 3√2 रखोगे तो ये सेम रिजल्ट होगा, और बीच में माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस स्टेप, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, इसको लिखो 3√2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x के लिए यहाँ पे 3√2 रखो अपॉन 3√2, ये हो गया अपर लिमिट का, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, 3 पुट कर दो इसमें, तो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3√2 का स्क्वायर कितना होता है 18 माइनस x की 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3√2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की 3/3/3√2, ये आ गया लोअर लिमिट का, ब्रैकेट क्लोज। तो कितना आएगा देखो 9/2 प्लस 3√2 का स्क्वायर हो गया 18/2 9 साइन इनवर्स, ये कैंसिल होके 1 हो गया, माइनस ब्रैकेट 3/2 इंटू 18 माइनस 9 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, 18/2 9 साइन इनवर्स 3 से 3 कटेगा 1/√2। कुछ ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो और करते हैं कैलकुलेशन, 9/2 प्लस 9 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 3 3 जा 9 माइनस का 9/2 आएगा, और ये माइनस इसमें भी जाएगा तो माइनस 9 साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4, तो ये कट गया। तो यहां से तुम्हारा आया 9 π/2 माइनस का ये 9 π/4, तो अगर 4 एलसीएम लिया
तो 18 पाई माइनस का 9 पाई, तो आंसर क्या आएगा 9 पाई बाई 4। कितना आ गया 9 पाई बाई 4। समझ में आया क्या? और यही इसका आंसर है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो 9 बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर होगा। क्लियर है क्या? मजा आया क्वेश्चन में? फीडबैक जरूर बता देना, ठीक है? इतनी रात में बना रहा हूँ, आपको टाइम दिख रहा है क्या? 3:17 हो रहा है रात में, रात के 3:17 हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है? तो बस मेहनत करनी है आपके लिए। चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्या है। अब यहां पे देखो आपको क्या दे रखा है पहले। अब देखो यहां पे इनइक्वालिटी आ गया। इनइक्वालिटी से बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने समझाया कैसे, अभी बताता हूं। पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक इनइक्वालिटी आपको ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एक ये इनइक्वालिटी है। एक है हमारे पास एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1, और एक है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0। कुछ याद आ रहा है? लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आपने कर रखा है, एक्स 0 से बड़ा वाई 0 से बड़ा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है। मतलब इस वाले का मतलब सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है ना। अच्छा, जब भी इनइक्वालिटी है तो बिल्कुल परेशान मत हो, पहले कंसीडर कर लो इक्वल टू, जिससे पहले आइडिया तो लगे है क्या आखिरकार। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या है? सर्कल है। अच्छा, ये कंसीडर कर लो इक्वल टू पहले, तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये क्या है? एक लाइन है। चलो, अगर ये सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर 1, तो रेडियस तो 1 आएगा इसका मतलब। तो एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया जिसकी रेडियस है 1, यानी ये पॉइंट आएगा 1,0 और ये 0,1। और अच्छी बात ये कि ये जो लाइन है इसके अगर हम पॉइंट निकालें तो x 0 रखोगे तो y 1 आएगा, y 0 रखोगे तो x 1 आएगा, यानी ये पॉइंट 1,0 0,1, और यही पॉइंट हमारे सर्कल पे भी है। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी लाइन इन्हीं 2 पॉइंट से पास हो जाएगी। अब आपसे देखना, जब इनइक्वालिटी नहीं दी जाती तब ये बोलते हैं फाइंड एरिया स्मॉलर पार्ट। लाइन और सर्कल, देखो ध्यान से देखना, लाइन और सर्कल के बीच का एरिया इधर वाला भी है और इधर वाला भी, तो नीचे वाला पार्ट। तो आपको अगर ये बोल देता है इस क्वेश्चन में कि स्मॉलर पार्ट का एरिया बताओ, तो हम सीधा सीधा ये वाला एरिया बताते कि नहीं बताते? लेकिन इसमें तो ऐसा लिखा नहीं है। अब रोल आएगा इनइक्वालिटी का, कि कैसे डिसाइड करें कि नीचे वाला एरिया में लेना है या फिर ऊपर वाला एरिया लेना है। ये है इनइक्वालिटी का रोल, समझो। मतलब अब हमारा रोल क्या है, हमें ये समझना है कि हमारा जो आंसर है वो नीचे वाला होगा या हमारा आंसर ऊपर वाला होगा। ये हमें इसका रोल समझना है, ठीक है? इसका हमें रोल समझना है। तो भाई देखो कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा, अब आ जाओ एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन हमारा इधर है ना, 0 0, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है? अगर सर्कल में ओरिजिन सेटिस्फाई हो गया तो सर्कल का अंदर वाला पार्ट पहली चीज, और लाइन में अगर सेटिस्फाई हो गया तो लाइन के नीचे वाला पार्ट पता लग जाएगा। चलो पहले सर्कल को देखते हैं। सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। हमने ओरिजिन को रेफरेंस लिया तो पुट कर दिया 0 0, तो 0 प्लस 0 0, ये कंडीशन ट्रू आई है, 1 0 से बड़ा है। इसका मतलब सर्कल ओरिजिन को होल्ड करेगा, यानी सर्कल के अंदर वाला पार्ट हमारा एरिया लेना है, ठीक है? एरो बना दिए मैंने इस तरीके से, ठीक है? एरो बना दिए, ठीक है? अब आते हैं इस लाइन पे। लाइन हमारा ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, तो ये लाइन है, ये ओरिजिन है। पुट करके देख लेते हैं, पुट 0, 0, तो 0 प्लस 0 0, 1 0 बड़ा है 1 से, ये तो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन को होल्ड नहीं करेगी, यानी ओरिजिन का मतलब लाइन का हमारा आंसर ऊपर होगा। एलपीपी में खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है? तो ये ऊपर होगा, तो सर्कल का नीचे लाइन का ऊपर, तो क्या हमारा बाउंडेड पार्ट जो मैंने पहले से डॉट डॉट किया था क्या वही होगा? अब आई बात समझ में इनइक्वालिटी क्यों दी है? समझो, लाइन में हमने ओरिजिन को रेफरेंस माना, फॉल्स कंडीशन आ रही है, तो लाइन के नीचे वाला एरिया हम नहीं ले सकते हैं। सर्कल के तो अंदर आया था, ट्रू आ रही थी कंडीशन, तो बाउंडेड पार्ट तो ये वाला हुआ ना। अब ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, कैसे? हम एक स्ट्रिप लेंगे ये वाली, और जब हम ये वाली स्ट्रिप लेंगे यानी y1 ले लेंगे,
तो इसमें हमें पूरा एरिया मिलेगा क्योंकि हमारी स्ट्रिप जो है वो एक्स एक्सिस से है, तो ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें ये ट्राइंगल वाला माइनस करना है ना, जो लाइन है, तो हमें एक स्ट्रिप और लेनी पड़ेगी जो लाइन वाले के लिए, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है एरिया जो बाउंडेड पार्ट का होगा वो हमारा y1 dx में से माइनस करना होगा y2 dx को, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। क्योंकि देखो सर्किल वाला पार्ट भी 0 से 1 तक जा रहा है और लाइन भी यहां से लेके यहां तक जा रहा है, दोनों का सेम है। चलो अब y1 की वैल्यू पुट करते हैं। y1 हमारा है सर्किल वाला पार्ट, तो सर्किल में y की वैल्यू निकालो जरा इधर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 है तो क्या y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। तो यहां पुट करूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y2 क्या है, y2 ये लाइन है, तो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 1 माइनस एक्स। चलो बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। करें सॉल्व तो देखो कितना आएगा। इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट। चलो पहले 1 पुट करते हैं अपर लिमिट में। देखो जैसे ही 1 रखोगे तो 1 माइनस, अब देखो मैं आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूं, इतना अगर आपको समझ में आ जाए कैलकुलेशन खुद करो। कब तक मेरे सहारे कैलकुलेशन करोगे और आप लोग सोचोगे तुम्हें आ गया, तुम्हें नहीं आया। खुद से करो, मेरी बात मानो, ठीक है। आप लोग सुनते नहीं हो, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर नंबर अच्छे चाहिए तो यार मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग पेन चलाया करो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो मैं अभी 3 बज रहे रात का, ठीक है। आपके लिए मेहनत इसलिए हो रही कि भाई तुम थोड़ी सी एफर्ट डालो, मेरे ज़्यादा एफर्ट से, ठीक है, मैं तो डाल ही रहा हूँ एफर्ट। अगर तुम नहीं डालोगे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तब आएगा जब तुम भी मेहनत करोगे बराबर से। अभी कुछ लोग इसके बाद भी कॉपी करेंगे, अगर मैंने गलती से मान लो इधर प्लस लिख दिया तो वो भी प्लस लिख लेंगे, बस ये इसी बात पे गुस्सा आता है ठीक है। तो चलो यहाँ पे 1 पुट करा तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया। इधर रखो सीधा 1/2 साइन इनवर्स 1 रखा, 1 अपॉन 1 आया, तो ये तो हो गया अपर लिमिट का, बीच में माइनस। एक्स को 0 पुट करोगे ये 0, साइन इनवर्स 0, तो ये तो 0 आएगा, लोअर लिमिट तो 0 आ गई। ऐसे इसमें करूं, अपर लिमिट रखा 1 तो 1 माइनस यहाँ 1/2, लोअर लिमिट रखोगे ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ये तो 0 है, ये आपका 1/2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1/2, तो क्या आंसर π/4 माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया π/4 माइनस का 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्या π/4 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? पक्का नोट कर लो इसको, ठीक है। अब यहां पे देखो एक मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब मॉड वाले के लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, तो सुन लो जिनको नहीं पता। जब भी मॉड बना होगा एक वी शेप में कर्व जरूर बनेगा, ठीक है। तो कहां से डिसाइड होता है ये, तो पहले तो हम इसी पे फोकस करते हैं, y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, और प्लस का 1 और है। अगर ये प्लस 1 नहीं होता तो पता कैसा शेप बनता, अंदर वाले पार्ट को 0 कर दो तो x की वैल्यू -1 आएगी ना। तो अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो -1 आया ना, तो -1 पे v शेप बना दो, और जो ब्रेकिंग पॉइंट है तो -1 के राइट में ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो जाता, और y इक्वल टू यहां पे x प्लस 1 हो जाता, और -1 से पहले ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक हो जाता, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1 हो जाता। अगर मैं इसकी बात करूं ऐसा हो जाता, बड़े आराम से फिर सॉल्व कर लेते। लेकिन यहां पे क्या है, एक एक्स्ट्रा +1 आ गया, इससे कितना फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम x को -1 यहां रख दें तो -1 + 1 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यानी x की वैल्यू -1 पे y 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो इस कर्व को बस थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, मतलब अभी जो इधर बन रहा है
वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब मैं कर्व बनाऊं तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा इस वाले केस के लिए। कैसा? मतलब -1 पे अगर मैं x को -1 रख रहा हूं ना, तो -1 + 1 0 1, यानी y 1 आ रहा है, तो y 1 सपोज करो यहां है, तो यहां पे v शेप बनेगा, मतलब यहां पे हमारा v शेप बन गया इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं कि अब ये लाइन की इक्वेशन क्या है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है। तो सेम कॉन्सेप्ट, आपने अगर -1 से ज्यादा वैल्यू पुट करी, मतलब क्या समझना, आपको दो केस बनाने पड़ते हैं मॉड वाले क्वेश्चन में। अगर मैंने x की वैल्यू -1 से बड़ी ली, यानी राइट साइड ली वैल्यू, तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि x + 1 + का 1, यानी कह सकता हूं ये x + 2 आ गया, यानी इधर वाली जो लाइन की इक्वेशन आ गई वो आई है y = x + का 2। लेकिन जब आपने x की वैल्यू लेफ्ट साइड ली है, -1 ली है, मतलब तो ये मॉड नेगेटिव से ब्रेक होगा। तो जिसको जब नेगेटिव से ब्रेक करोगे तो -का x -का 1, और ये तो +1 है, तो ये कट गया, तो ये -x आ रहा है। तो यानी ये जो लाइन है वो है y = का x। क्या आप लोग इतनी बात समझ गए? यानी जो मॉड के अंदर वाला पार्ट होता है उसकी जब राइट साइड आप वैल्यू लेते हो, यानी कि उसको -1 से बड़ा रखा, तो ये मॉड पॉजिटिव से ब्रेक होता है, और उसके लेफ्ट साइड लिया अगर आपने तो मॉड नेगेटिव से ब्रेक होता है। तो जो रिजल्ट आए, तो मेरी एक लाइन ये आ गई और ये वाली लाइन ये आ गई। अब तुम्हें इस मॉडुलस वाले फंक्शन का और x = -3 और 3 ये कहां पे है? x -3 हमारा कहीं यहां पे होगा, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा x = -3 है, और x = 3 मान लो यहां पे होगा, तो यहां से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये x = 3 है। ठीक है, तो अब आपको देखना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, बाउंडेड। अब आपको बाउंडेड पार्ट देखना है, किस किस का? इस मॉडुलस वाले पार्ट का, -3 + 3 का, और y = 0 का। y = 0 कहां होता है? y = 0 भी हमारा x एक्सिस पे तो होता है ये। तो क्या बाउंडेड पार्ट हमारा ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये पूरा, क्या ये हो जाएगा? लेकिन इसमें एक काम हमें करना पड़ेगा, क्या? इस वाले पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और हमें इसको दो पार्ट में लेना पड़ेगा। एक स्ट्रिप हमें ये लेनी पड़ेगी यहां से यहां तक, क्योंकि ये कर्व अलग है और ये कर्व अलग है, तो हमें एक स्ट्रिप फिर ये लेनी पड़ेगी इधर, मतलब एक हमें लेना पड़ेगा -3 से -1 के लिए, और एक -1 से सीधा 3 तक के लिए। तो ये y1 हो जाएगा और ये y2। तो यानी हमें लेना पड़ेगा एरिया जो हमारा होगा, एक हो जाएगा -3 से -1 y1 dx, प्लस एक हो जाएगा -1 से 3 y2 dx। क्या आप लोग ये बात समझ रहे हो? ठीक है, देखो जरा इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। याद है? ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद अब आप y1 y2 पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो y1 की अगर मैं बात करूं तो y1 ये वाली लाइन है, तो y की यहां पे कितनी है? -x, तो यहां पे रख दो भाई -x, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट -1 dx। y2 हमारा ये है, और यहां पे y की वैल्यू कितनी है? x + 2 है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कॉपी पेस्ट करना मत, खुद से कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। ठीक है, चलो इसमें देखो, माइनस बाहर कर दो, x कंडीशन होता है x² / 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहां पे x कंडीशन x² / 2, 2 का 2x अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस तो इसमें बाहर है, -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर +1 1/2 माइनस -3 का स्क्वायर 9 9/2 प्लस अपर लिमिट रखा 3 का स्क्वायर 9/2 3 2 जा 6, लोअर लिमिट रखा तो -1 का स्क्वायर +1/2, इसमें रखोगे तो -2, कुछ ऐसा आएगा। खतरनाक सा रिजल्ट आ रहा है। चलो देखते हैं। तो ये है कितना? -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 9/2, प्लस का ये 9/2 है, प्लस का 6 है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1/2 प्लस का 2, तो देखो कितना आएगा।
9/2 मिलके 9 बनाएगा, -1/2 -1/2 माइनस का 1 बनाएगा, 6 + 2 8 बनाएगा। तो कितना आ गया, 9 - 1 8, 8 + 8 16, और यही इसका आंसर है। क्या बात है, आ गया आंसर। तो कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग थोड़ी करनी है, इसमें गलतियां करते हो आप लोग, तो ये सीख लोगे तो ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो मुझे आपको करवाने थे। जरूर करो अच्छे से, एक बार दोबारा भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।